हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त। और दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में ही पदार्थ के बारे में बाकी सब चीज़ें जानते ही हैं कि पदार्थ जो है 5 अवस्थाएं में होती हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती थी पहले, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद 2 और खोजी गई, तो इस समय 5 हैं। तो कुछ जो मापदंड हैं उनके हिसाब से हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आकर्षण बल। आकर्षण बल किनके बीच होता है? उनके अणुओं के बीच होता है। तो ठोस में अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है द्रव की अपेक्षा। द्रव में मध्यम वर्ग का होता है आकर्षण बल, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है अणुओं के बीच। कणों के बीच स्थान जो होता है वो पदार्थ ठोस में वो न्यूनतम होता है, मतलब स्थान कम होते हैं। द्रव में उनसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। कणों की जो व्यवस्था होती है वो ठोस में सबसे क्रमित, यानी सबसे व्यवस्थित ढंग से कण व्यवस्थित होते हैं। द्रव में कम क्रमित होते हैं और गैस में अक्रमित, क्योंकि वो ब्राउनियन मोशन करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं, इसलिए इनकी कण की व्यवस्था आक्रमित होती है। संपीडनशीलता यानी कंप्रेसिबिलिटी, ठोस जो होते हैं वो असंपीडनीय होते हैं, मतलब इनको कंप्रेस बहुत कठिनता से किया जाता है। द्रव जो है वो कम संपीड्य है, आराम से किया जा सकता है। और गैस जो है वो अधिक संपीड्य होता है, मतलब आसानी से इसको कंप्रेस किया जा सकता है। आगे है अंतराणविक बल। तो ठोसों में अंतराणविक बल अधिक होता है, द्रवों में ठोसों से कम होता है, तथा गैस में नगण्य मतलब मात्रा में होती है। फिर कणों में गति, ठोसों में कंपन गति होती है और वो भी बहुत कम होती है। द्रवों में ठोसों से अधिक कंपनी गति होती है, और गैसों में ये कणों की गति तीव्र होती है और जो कि अनियमित वेग से करते हैं। घनत्व जो होता है वो ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का ठोस से कम, तथा न्यूनतम जो गैस होता है उसमें सबसे कम होता है घनत्व इसका। फिर चौथी जो पदार्थ की अवस्था है वो प्लाज्मा कही जाती है, क्योंकि ये उच्च तापमान पर होती है। अत्यधिक गैसें जो होती हैं आयनीकृत गैसें, जैसे नियान, साइन बोर्ड और नियान गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब, हीलियम गैस, ये सब प्लाज्मा में आते हैं। पांचवी जो अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठोस से निम्न ताप पर। इसका जो घनत्व होता है अत्यंत कम होता है, श्यानता शून्य होती है। फिर आते हैं ऊर्ध्वपातन, ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई ठोस बिना तरल अवस्था में आए ही वाष्पावस्था में चला जाए, वही प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पीकरण जो होता है एक प्रकार की सतही परिघटना होती है। जैसे जल होता है, तो जब वो वाष्पीकृत होता है तो उसकी जो सतह वाली परत होती है वही वाष्पीकृत होती है। तो इस प्रकार ये जो है सतही परिघटना है। सतह से कण तरल में आकर्षण बल को दूर करने और वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकरण की दर उजागर सतह, तापमान, आर्द्रता व हवा की गति पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ की जो गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट होती है वो ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके एकांक या इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है। जैसे बर्फ़ को पानी में जितना बदलने के लिए जितनी ऊर्जा लेनी या देनी पड़ती है, तो वही उसकी गुप्त ऊष्मा हो जाती है। फिर पदार्थ जब अपनी कला बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के रूप के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। जब अपनी कला बदलते हैं, फेज़ बदलते हैं, तो भी ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। अब ये डायग्राम से थोड़ा देखते हैं। पदार्थ अगर पूर्णतः एक समान संघटकों से बना हो, अगर हाँ तो वो समांगी है, नहीं तो वो विषमांगी है। समांगी, अगर ये परिवर्तनशील घटकों से बना है, यदि हाँ तो वो समांगी विलयन है, अगर नहीं तो ये शुद्ध पदार्थ है। क्या इसे सामान्य भागों में पृथक किया जा सकता है? अगर हाँ तो ये यौगिक है, नहीं तो ये तत्व है। तो फ्रेंड्स,
नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।